नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे उरी के गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी, और इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यही है कि उरी के गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी और इस आतंकी हमले का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड मेजर जनरल पी.के. सहगल साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा साहब। एस.पी. सिन्हा साहब, पूरा देश जैसे सुबह ये खबर आई एक गुस्से में है, पूरे देश के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। लोग यही कह रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी कह रही हैं कि अब बात का वक्त गया, अब एक्शन का वक्त है। सवाल है कि एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें जो 17 जवान मरे हैं उसमें से 15 सिक्स बिहार रेजिमेंट के हैं, और क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं तो मेरी थोड़ी सी और मेरी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं, और इन पूरे 15 बिहारी जवानों के 6 बिहार के पलटन के जो जवान हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी वीरता को नमन करता हूं, और उनके परिवार को मैं भगवान से भी प्रेयर करता हूं कि उनको शक्ति दे कि इस लॉस को बियर कर पाएं। और इसी ब्रेथ में मैं नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे निवेदन करता हूं कि जो 15 जवान में जो मैरिड थे उनकी पत्नियों को बुला के वीर नारी का सम्मान दें, आर्थिक सहायता दें, उनको नौकरी दें, और पूरे प्रदेश में इनकी वीरता का जो डंका है उस पे उसको बजाएं। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं प्रत्युष जी, कि ये पूरे जो इंसिडेंट हुआ है उसमें 8 प्रमुख बिंदु हैं। मास्टर प्लानर कौन है, उसके फ्रंट एक्टर्स कौन है। मास्टर प्लानर है पाकिस्तान, जिसके डीएनए में कोई बदलाव नहीं आने जाना आ रहा है। उसके जो फ्रंट फेसेस हैं वो हैं लश्कर तौबा, जमात इस्लामी, जैश ए मोहम्मद, एचएम। उसके जो सिंपैथाइजर हैं गिलानी हैं, जेकेएल है, हरियत लीडर्स हैं। जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जिसको मैं बोलता हूं, जो पाकिस्तान की भाषा बात करते हैं हिंदुस्तान में रह के, जो देशद्रोह करते हैं, वो दूसरा बिंदु है। जो इंस्टिगेटर्स हैं, एनआईए ने 980 आदमी को लोकेट किया है जो कि पूरे इंस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं। यहां स्लीपर सेल्स हैं, यहां जो लोकल सपोर्ट डिराइव करता है पाकिस्तान का स्लीपर सेल्स, उसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो फंडिंग होती है, यहां पर जम्मू कश्मीर अफेक्टेड रिलीफ ट्रस्ट 8 साल में 80 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है, और ये एक कारपेंटर को 16 लाख मिलता है। 4 महीने के बाद वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। एनआईए ने 22 अकाउंट ऐसे लोकेट किए हैं जिसमें हेवी ट्रांजैक्शन होता रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये तमाम चीजें पहले नहीं आई हो, ये जग जाहिर है। देखिए, ये इसको लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब भी कर चुका है। लेकिन सवाल है कि उस बेनकाब करने के बाद भी अगर आपका पड़ोसी देश समझने को तैयार नहीं है, बार बार ऐसी कायराना हरकत करते रहे, तो उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। प्रत्युष जी, मुझे 2 सेकंड का टाइम और दीजिए। पाकिस्तान, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक कायर स्टेट है, डरपोक स्टेट है। उसको हिम्मत नहीं है कि बैटलफील्ड में इंडियन आर्मी को फेस करे, पीछे से वॉर करता है। तो एक कायरपूर्ण देश से हम लोग को उसी सठम साठम समाचरे जो लठ की भाषा समझते हैं, लठ की भाषा समझाना पड़ेगा। यदि आतंकवाद की बातें करते हैं, उसी शैली में हमको जवाब उसी तरीके से जवाब देना होगा। कायर देश। और देखिए, आज जो हमला हुआ, ग्रेनेड जिस तरीके से कैंप्स में फेंके गए, हमारे जवान सो रहे थे, शिफ्ट चेंज की टाइमिंग थी, जवान सो रहे थे। इससे गिरी हुई हरकत और कुछ नहीं हो सकती। बी.डी. मिश्रा साहब, जो इन्होंने कहा कि लठ की भाषा, अब वक्त उसी का है। इसके 2 डायमेंशन और भी हैं। पहला डायमेंशन तो ये है कि पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान ये उसके यहाँ बैड टेररिस्ट गुड टेररिस्ट हैं, और गुड टेररिस्ट वो हैं जो कि अटैक करते हैं इंडिया पर, और ये गुड टेररिस्ट आए थे जिनको हम लोगों ने मार गिराया। पहली बात तो ये है। 2 डायमेंशन जो और हैं वो ये है कि कश्मीर जो कि स्लीपर सेल प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान के टेररिस्टों को, वहां पर जो सेपरेटिस्ट हैं और प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट हैं, प्रो आईएसआईएस एलिमेंट्स हैं, उनसे पहले भी उनसे निपटना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर
जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंक रहे हैं और आप उन पर पैलेट गन भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक टेलीविजन पर देखा, बड़ा मुझे दर्द हुआ। एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी, उसके पास AK-47 है, 4 यूथ उसका डंडा लेके पीछा करते हैं, वो टर्न बैक करके फायर नहीं करता है और वो इसको पकड़ते हैं और पीटते हैं। ये बंद होना चाहिए। सेपरेटिस्ट का Z+ सिक्योरिटी बंद होना चाहिए। इनके जो तमाम सहूलतें मिली हैं वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया तो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट पर नहीं बिलीव करता, लेकिन आवश्यक है कि कॉस्ट जो है पाकिस्तान को इस गुड टेररिज्म की, इसकी कॉस्ट हमको रेस करनी पड़ेगी। और यह कॉस्ट तब रेस होगी जबकि हमको हॉट परस्यूट करना पड़ेगा। जब हम हॉट परस्यूट करेंगे, JNK में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, हमको निगरानी करनी पड़ेगी। और शायद यह समय आ गया है जब इनको अछूता नहीं छोड़ना है। पीके सहगल साहब, हम सुबह से कई डिफेंस एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है सर्जिकल ऑपरेशन का। POK में जितने भी आतंकियों के कैंप चल रहे हैं, उन सबको तबाह करने का, नष्ट करने का। आखिर दिक्कत कहां है? देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ तौर पे कहता हूं कि हमारी जो डिफेंसिव एटीट्यूड है और डिफेंसिव माइंडसेट है, उसको अभी समय आ गया कि डिफेंसिव माइंडसेट को चेंज किया जाए और इजराइल की तरह ऑफेंसिव माइंडसेट को लाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो इसके पीछे लोग हैं, और वो इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान एज ए नेशन। ये जो टेररिस्ट हैं, उसकी आर्मी और ISA के एक्सटेंशन है। वही उनको ट्रेन करता है, वही उनको इक्विप करता है, वही उनको आर्म करता है, वही उनको खुफिया इनपुट्स देता है, वही उनको स्लीपर सेल की मदद दिलाता है, वही मॉड्यूल से मदद करता है। तो दूसरे लफ्जों में अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना। उसकी जो कॉस्ट है खूब बढ़ाना। इसके लिए हमारे पास अनेकों ऑप्शंस हैं, बहुत कवर्ट ऑप्शंस और ओवर्ट ऑप्शंस। कवर्ट ऑप्शन जो हैं उनका मैं टीवी पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही जिक्र हो दैट ऑप्शन इज लॉस्ट। ओवर्ट ऑप्शंस हैं, आपने एक मॉरल सपोर्ट दिया बलूचिस्तान को, POK को, गिलगिट बाल्टिस्तान, और आपने देखा कितनी उसकी मुसीबतें बढ़ गई। अभी समय आ गया है कि इसके साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, और अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री सपोर्ट भी दीजिए। और साथ ही साथ में कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कुछ डिसीजंस हो गई हैं। वो क्या है, कितने, कौन से टाइम फ्रेम में उनको लागू किया जाएगा, कहां किया जाएगा, क्या एक टारगेट को हम हमला करेंगे, 2 को करेंगे, मल्टीपल को करेंगे, ये सारे फैसले ले लिए गए हैं। लेकिन सोच समझ के, ठंडे दिमाग से सोच समझ के अगला स्टेप उठाना है। लेकिन उसको उठाने का समय आ गया है और ये मौजूदा सरकार उसको हर हालत में उठाएगी। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी जुड़ चुके हैं। शंकर प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि अब बातचीत बहुत हो गई और अब एक्शन का वक्त है, सर्जिकल ऑपरेशन का वक्त है, और अब हमें पाकिस्तान को उसी की जुबान में, उसी की भाषा में हमको समझाना होगा कि आप हमको कमजोर ना समझे, कि बार बार आप इस तरीके से आतंकी हमले करते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर झूठ का प्रचार प्रसार करेंगे कि देखिए कश्मीर में, बलूचिस्तान में भारत किस तरीके से अमानवीय व्यवहार कर रहा है वहां के लोगों के साथ। ये कब तक चलेगा सर? ये मेरे ख्याल से तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। भारत बातें करने में बहुत उस्ताद है, भाषणबाजी करने में तेज है, ट्वीट करने में तेज है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, रक्षा होम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, बाकी पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट आते हैं। लगातार ये स्टेटमेंट आते रहेंगे और इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह से मुझे लग रहा है। ये जो स्टेटमेंट आज इशू हुए हैं, इनको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अगले 2 महीने के बाद जब इंसिडेंट होगा फिर यही आएंगे, इसलिए खोल के देख लीजिए रिकॉर्ड। पहले भी यही स्टेटमेंट आते रहे, वो तोड़ जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सब बातें ही करती हैं इन्होंने कोई काम तो करना नहीं है। देखिए, 1-2 बातें समझ लीजिए। जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, उनको मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। जो आज सुबह से एक्शन हुआ है वो मैं समझता हूं बिल्कुल बेकार एक्शन हुआ है। वो मैं समझता हूं कि कोई भारत की उसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं नजर आ रही है। पहला सवाल तो ये उठता है, क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्या ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? अगर ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। इसको CRPF, BSF और ये जो और इंटरनल एजेंसी उनको करने दीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, ये पाकिस्तान की साजिश है, इसमें पाकिस्तान ISI का हाथ में, पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, इसमें
जैश ए मोहम्मद का हाथ है, इसमें पाकिस्तान के वेपन्स इन्वॉल्व में, इसमें उनकी पूरी सपोर्ट के साथ ये एक्टिविटी हो रही है, उनके संग ये पैसे आ रहे हैं, तो ये प्लीज इंटरनल सिक्योरिटी का मकसद नहीं है, ये एक्सटर्नल थ्रेट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी है। और ये मसला जो है, ये मसला होम मिनिस्ट्री का नहीं है, ये मसला है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का। ये समझिए कि भारत सरकार के अंदर ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसके 5 प्रिंसिपल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं, प्रधानमंत्री इसको चेयर करते हैं। और इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अवश्य जाते हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ जाते हैं। मैं बड़े अचंभे से कहता हूं कि ये मीटिंग सुबह एक हो गई, दोपहर को एक हो गई, होम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे, रक्षा मंत्री ऑन द स्पॉट स्टडी कर रहे हैं एक छोटे से इंसिडेंट को जाके। छोटा इंसिडेंट माने कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, हालांकि हादसा बहुत बड़ा है, बड़ा भारी अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये आर्मी चीफ को आज सुबह मीटिंग में नहीं बुलाया गया या वो नहीं आए। ठीक है, आर्मी चीफ वहां पर गए, मैं मानता हूं बड़ा अच्छा है, उन्होंने देखा वहां पे ऑन द स्पॉट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, एक एयर चीफ मार्शल रहा, वो तीनों सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे नेवी चीफ हैं। ये मीटिंग जो होनी चाहिए, ये प्रोफेशनल मीटिंग होनी चाहिए, किसी ऑपरेशनल रूम में, किसी के घर पे ये मीटिंग नहीं हो सकती। इसके लिए नक्शे चाहिए, इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए। मिश्रा साहब, आपको क्या लगता है जिन बातों की ओर इन्होंने इशारा किया, हो जाने के बाद जिन बातों की ओर इशारा किया, नेशनल स्ट्रेटेजी से नजर आ रही है? ऐसे हमले बार बार हो रहे हैं। 8 महीने पहले पठानकोट पे जो हमला हुआ, इस बार उरी में जो हमला हुआ, सेम पैटर्न दोहराया गया। कहीं ना कहीं तो कमी है ना सर? देखिए, ऐसा है कि अब ये डोसियर देने का टाइम खत्म हो गया है। अब ये डोसियर से कोई काम नहीं चलने का। अब ये टाइम आ गया है, इसमें आपको रिजोल्यूटली इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। अगर ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म को आपको रोकना है तो आपको ट्रांस बॉर्डर एक्शन लेना पड़ेगा, और ये ट्रांस बॉर्डर एक्शन का टाइम है। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर दो देशों के बीच में इस तरीके का तनाव रहा है और 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं और ये 69 ईयर से चल रहा है, तो विद इन ए मिनट ये नहीं सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है, क्योंकि जब बलूचिस्तान का मामला उठा है तो शायद पाकिस्तान यह समझ गया है कि वो अभी समय की कमी है, इसलिए मैं एसपी सिन्हा साहब और सहगल साहब से भी कहूंगा कि छोटा छोटा कमेंट करें। एसपी सिन्हा साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बात यहाँ पर बीडी मिश्रा भी कह रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि चुटकी में ये मसला सुलझ जाए, ये सुलझ नहीं सकता, लेकिन सर कब तक लोग सिर्फ बड़े बड़े भाषण, जो बात यहाँ पर शंकर प्रसाद जी ने भी कही कि यही भाषण आप नोट कर लीजिए, 2 महीने के बाद अगर कहीं खुदा ना खासा इस तरीके का हमला होता है तो भी यही भाषण रिपीट होंगे, तो ये कब तक देश देखता रहेगा? 3 लेवल पे खतरा है जी। इंटरनेशनल बॉर्डर, सिविल एरिया से जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन आते हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर से जब हम बॉर्डर की बात करते हैं 3323 किलोमीटर में 145.67 किलोमीटर से पोरस है, क्यों नहीं सील हुआ 65 साल में? पहली बात। दूसरी बात, सिविल एरिया में जब वो बॉर्डर रात को क्रॉस कर जाते हैं और जिसमें कुछ लोग मदद करते हैं यहाँ का लोकल्स, और फिर आके वो 300 जैसे वो गुमनाम हो जाते हैं और अचानक उभरते हैं। दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है जो ताज्जुब होता है कि जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आउटर मोस्ट आउटर रिंग और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास पे गेट और फिर अंदर जाने का जो प्रतिक्रिया है, इसको क्यों नहीं मल्टी लेयर्स? बिल्कुल क्विक कमेंट। ये जो बातचीत कर रहे हैं इसका आपके क्वेश्चन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे नेशन को कहा है कि अभी समय आ गया है कि उन परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का। उनकी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एक्ट नाउ इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम, इस गवर्नमेंट की और इस सरकार की क्रेडिबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे कि जनरल शंकर प्रसाद ने कहा, फिर वो मजाक करेंगे लोग कि ये ट्वीटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये ट्वीटिंग होम मिनिस्टर है, ये तो फेसबुक कह रहे हैं ट्वीट और भाषणबाजी से अब ये कुछ चलने वाला नहीं। अब लोग भी चाहते हैं, देश भी चाहता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। खत्म हो गया।